तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मंजू यादव जी से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को सुनते हैं। यस मंजू जी, ओवर टू यू। आत्मवंदन सभी को। मैं मंजू यादव रोहिणी दिल्ली से। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ नीता मैम का और पूरी ज्ञान भारत फैमिली का, जिन्होंने आज इस पवित्र मंच पर मुझे बुलाया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी कुछ कहने की। तो मैं 3 साल से आनापानसती ध्यान में हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी आनापानसती वर्ड ही नहीं सुना था, और आनापानसती ध्यान सीखने के बाद मैंने ये, जैसे कि पत्री सर कहते हैं कि ध्यान जो भी आप सीखते हैं वो लोगों को सिखाओ। तो मैंने जब ध्यान सीखा तो साथ ही औरों को मैंने बताना भी शुरू किया। जैसे कि हमारे सबसे पहले मैंने शुरुआत की अपनी फैमिली से, फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फिर पार्क्स में जाके बताया, स्कूल्स में भी मैं गई और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हो गई। फिर सुजोग थेरेपी सीखने के बाद मैंने लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में भी बताना शुरू किया, और अभी 4-5 महीने पहले ही मैंने एक एक्यूप्रेशर का चैनल भी बनाया अपना, सुजोग विद मंजू के नाम से, जिसमें मैं लोगों को मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर दोनों के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, उसके लिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपने बचपन से। देखिए, मेरा बर्थ भी दिल्ली में ही हुआ है और मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली, शुद्ध शाकाहारी फैमिली थी, और जॉइंट भी ऐसी इतनी ह्यूज कि एक टाइम में हम 4 जनरेशन एक साथ रहते थे, एक ही घर में एक ही किचन थी, 32 मेंबर्स हम थे, ऐसी हमारी फैमिली थी। तो मैं बचपन से ही पढ़ने में भी हमेशा ही अच्छी रही, स्टेज परफॉर्मेंस भी मैं देती थी, तो बहुत अच्छी मेरी लाइफ रही। फिर 2001 में मेरी शादी हुई। शादी जहां हुई, वेल सेटल्ड, एजुकेटेड, बहुत अच्छी फैमिली, लविंग हस्बैंड, केयरिंग सास ससुर, बहुत बढ़िया। बस एक ट्विस्ट था यहाँ कि मेरी सास पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, मैं बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन मैं उनको बहुत करती थी, तो उनकी खुशी के लिए मैं पूजा भी कर लेती थी और मैं व्रत भी कर लेती थी। अब 2002 में मुझे बेटा हुआ, लाइफ जो है और खुशियों से भर गई। अभी तक की लाइफ बहुत बढ़िया, स्मूथ, बहुत सुंदर चल रही थी। 2005 तक बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया था। अब 25 सितंबर 2005 को ऐसा हुआ कुछ कि जिसने मुझे अंदर से हिला दिया, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। 25 सितंबर 2005 को मेरी सेकंड डिलीवरी हुई, और जो बेबी हुआ उसको मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम्स थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि या तो ये बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, और अगर सरवाइव करता है तो ज्यादा पीड़ादायक है आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। अब ये सदमा मेरी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो 11 अक्टूबर को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, और 12 अक्टूबर को वो बच्चा कलेप्स कर गया। ये दोनों ही बातें मुझसे छुपाई गई, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी थी वो सिजेरियन हुई थी। अब जब मुझे ये पता लगा तो मैं इतनी शॉक में चली गई, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ, और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी मम्मी के डेथ को। मैं पूरा टाइम रोती रहती थी, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, इधर पीहर साइड से भी और ससुराल साइड से भी, तो सबने मिलके मुझे संभाल लिया। लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन दिल में अंदर एक किसी कोने में पीड़ा थी, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के जा सकती है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे, अच्छा, फिर उसके बाद मुझे मम्मी सपने में दिखनी शुरू हो गई। अब उस टाइम पर मुझे नहीं पता था, मैं एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में भी नहीं जानती थी, मेरी तरफ से वो सपने ही थे। मैं सपने में मम्मी से बातें करती, मम्मी मुझे सीधा सीधा आसमान में दिखती थी, बच्चा दिखता, झूले के साथ बैठी हुई दिखती, और अच्छे से मैं उनसे बातें करती थी, और मैं उनसे पूछती थी कि क्यों चले गए। और वो ये कहती थी कि जब तुम रोते हो ना तो मुझे यहाँ पेन होता है। मुझे सुन के भी बुरा लगा। मेरी भाभी बहन सब ने मुझे कहा कि आप ऐसा करके और मम्मी की यात्रा में बाधा डाल रहे हो। अब मैं उनकी यात्रा में कैसे बाधा डाल रही हूँ मुझे समझ नहीं आता था। बस मुझे ये था मेरी मम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तो ये एक्सेप्ट ही मैं नहीं कर पा रही थी। फिर 2008 में
मुझे फिर प्रेगनेंसी हुई और उसमें मुझे फिर मम्मी सपने में दिखाई दी। उन्होंने ऐसे हाथ किया, उनके हाथ पे एक छोटा सा सूरज बना हुआ था और एक छोटा सा चांद। मेरे बड़े बेटे का नाम वैसे तो ऋषांक है, लेकिन पंडित जी ने सूरज नाम बताया था। तो उन्होंने कहा कि सूरज आ चुका है, चांद आने वाला है। तो मैं उनका इशारा समझ चुकी थी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। और फिर जब नेक्स्ट डे हम डॉक्टर के पास गए, तो मुझे मेरी शादी को 7 साल हो गए थे। हमारे रोहिणी के पास ही पीतमपुरा में दिल्ली हाट है, मैं कभी नहीं गई थी। उस दिन एकदम से मेरे हस्बैंड ने कहा कि चल दिल्ली हाट चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। जब हमने वहां एंटर किया तो मैंने कहा कि मैं चाह रही हूँ कि यहाँ ना मुझे कुछ ऐसा मिले कि चांद और सूरज दोनों एक ही जगह हो, क्योंकि वैसे चांद और सूरज हमेशा अलग अलग होते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा मिले। बस ये बोल के और मैं अंदर चली गई। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हम अंदर जैसे वहां हर स्टेट की स्टॉल लगी हुई थी, मैं पहली स्टॉल पे गई और सामने ही मुझे एक मेटल की एक फोटो दिखी जिसमें चांद और सूरज दोनों साथ थे। मैंने फट से वो ली और मैं घर आ गई। फिर नवंबर 2008 में बेटा हुआ। खुशियां आई लाइफ में, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा। मैंने जॉब भी की, टीचिंग की, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक कोने में वो जो पीड़ा थी वो नहीं खत्म हो रही थी। मैं मम्मी हर वक्त मेरे को रहता था, बस मैं अंदर ही अंदर ना मम्मी से बातें करती थी। जैसे मैं सबके साथ बातें कर रही हूँ, लेकिन अपने अंतर मन में मैं अपनी मम्मी से बातें करती रहती थी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। फिर कोविड आया। तो कोविड में मैंने ओम शांति से जैसे ये बीके सिस्टर शिवानी को सुनना शुरू किया, सूरज भाई को सुनना शुरू किया। अच्छा लगता था, लेकिन कुछ मिसिंग है, क्या है नहीं समझ आ रहा था। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड अनीता का मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा कि मंजू तू ना आनापानसती ध्यान कर। मैंने कहा ये क्या है? तो उसने मुझे ज्ञान भारत का लिंक भेजा। और उस टाइम पे प्रदीप सर की रिट्रीट चल रही थी, उनके सेशन चल रहे थे। जब मैंने ज्ञान भारत पे फर्स्ट टाइम मैंने सेशन सुना तो मैं हैरान हो गई कि 1.5-2 घंटे का सेशन मुझे बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा। इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया मुझे कि उसके बाद तो चलते फिरते किचन में काम करते हुए, सोते बैठते, बस सिर्फ मैं सेशन सुनती रहती थी। पुराने ज्ञान भारत के मैंने सारे सेशन सुने, सारे। और इतना मजा एक आने लगा कि समझ नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था इतना इजी। फिर मैं जब मेडिटेशन में बैठी कि ये मेडिटेशन आनापानसती ध्यान ये है, ये इतना एफर्टलेस, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम वहां आती है जहां ये कह दें कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जहां रिस्ट्रिक्शंस आ जाए वहां मुझे लगता है कि यहाँ गड़बड़ है। अब ये इतना एफर्टलेसली सब कुछ था। और फर्स्ट डे जब मैंने ध्यान किया तो फर्स्ट डे ही मेरा पूरा 1 घंटे का ध्यान लगा और जो एक आनंद की अनुभूति हुई, जैसे कि रस आ गया, मुझे वो रस आने लगा। अब तो बस मैं वेट करने लगी कि कब बस मैं फ्री हूं और मैं ध्यान करूं। अब क्योंकि फैमिली सपोर्टिव है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ध्यान करने में। मैं बस डोर क्लोज करके और बोल देती थी कि मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। अच्छे से बस मैं ध्यान करने लगी, लोगों को सिखाने लगी, बताने लगी और ज्ञान भारत के मैं सेशन देखने लगी। उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे आया और 5 जनवरी को तो रोहिणी में ही अरुणा सहगल मैम है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो हमारे घर आई। मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया और हमने सबने ध्यान किया। बहुत अच्छा लगा सब लोगों को। लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मंजू को क्या जरूरत पड़ गई ध्यान करने की, सब कुछ तो इतना अच्छा है, अभी क्या एज हो गई इसकी ध्यान करने की। तो मैं इस मंच पर ये लोगों को कहना चाहूंगी, ध्यान करने की कोई एज नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। लोगों को ये भ्रम है कि ध्यान बस वही करते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो, दुखी हो फिजिकली या फाइनेंस से रिलेटेड। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई ऐसा है कि जब हम बुजुर्ग होते हैं तो ही ध्यान करें। ध्यान एक बच्चा भी कर सकता है, मेरे बच्चे भी करते हैं। तो ये मैं इस मंच पर बोलना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि ध्यान करने के लिए हमें कोई सिचुएशन पर्टिकुलर चाहिए। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने बस स्माइल की। मैंने कहा आप लोग भी करें। तो ऐसे चलता रहा। फिर मैंने ज्वाइन किया ध्यान महोत्सव में, हम गए ऋषिकेश।
अच्छा, इससे पहले मैं जब भी ध्यान में बैठती थी, मैं एक बात बताती हूँ कि मुझे एक बच्चा दिखता था ध्यान में, 5-6 साल का बेबी बॉय मुझे दिखता था, और कुछ भी नहीं बोलता था, बस वो एक उदास चेहरा मुझे दिखता था। और इसके अलावा मुझे अंडर सी वोटर भी सीन्स दिखते थे, वोटर एनिमल्स दिखते थे, मेरे सामने ऐसे फ्लोट करते रहते थे। फिर हम ऋषिकेश चले गए, मैं, मेरी फ्रेंड भाभी, हम वहां हम नीता मैम से भी मिले थे, उनको तो शायद ध्यान नहीं होगा लेकिन मैं मिली थी उनसे। वहां हमने पत्री सर की प्रेजेंस में ध्यान किया। अब जब मैंने वहां ध्यान किया तो मुझे फिर वही बच्चा दिखा। अब उस बच्चे के ऐसे दोनों साइड कट लगा हुआ था, जैसे कोई ब्लेड से या नाइफ से कट लगा देता है, वो लगा हुआ था, और बहुत ही उदास चेहरा था वो। अब लकीली प्रेमनाथ सर भी थे वहां, मैं उनसे मिली और मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे मुझे एक बच्चा दिखता है, और आज तो मुझे ऐसे दिखा जैसे उसके यहाँ कट लगा हुआ है। अब उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करिए, कल जब आप ध्यान करेंगे तो आप बैठकर और उस ध्यान में उस बच्चे से माफी मांगिए और कहिए कि अगर किसी जन्म में मेरी वजह से आपको कोई कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा करें। अब नेक्स्ट डे जब हम पत्री सर की प्रेजेंस में ध्यान कर रहे थे तो मैंने बैठकर ये सोचा कि अगर मेरी वजह से आपको कोई कष्ट हुआ है किसी भी जन्म में तो मुझे क्षमा करें। अब आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे क्या दिखा। मुझे एक बहती हुई रिवर दिखी, उसके ऊपर एक ब्रिज था और ब्रिज के ऊपर मैं खड़ी थी और मेरे हाथ में एक ब्लेड था। अब वो ब्लेड मैंने ऐसे देखा, फिर मैंने वो रिवर में डाल दिया। और फ्रेंड्स, वो दिन है और आज का दिन, मुझे वो बच्चा फिर कभी नहीं दिखाई दिया। मैं हैरान हो गई और ये मेरी लर्निंग थी कर्मा का सिद्धांत, कि हमें अपने कर्मास बैलेंस करने होते हैं, चाहे आज चाहे कल या किसी भी जन्म में। तो मैंने लॉ ऑफ कर्मा सीखा, बहुत अच्छे अनुभव लेकर हम वापस आए। अब ये मेडिटेशन करते 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 कब हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेडिटेशन में हम करते नहीं हैं, हो जाता है। जो मेरी एक सबसे बड़ी प्राप्ति थी, जो 15 साल से मेरे अंदर पीड़ा थी कि मैं मम्मी की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मैंने ये फील किया कि वो एक्सेप्टेंस आ गई मेरे अंदर जब मैं वहां से आई ऋषिकेश से। तो मैंने थैंक यू बोला यूनिवर्स को, और फिर जो मेरे अंदर एक रस और आनंद की अनुभूति हुई वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। रस आने लगा मुझे। तो सबसे पहली मेरी प्राप्ति थी कि मैंने कर्मा का सिद्धांत सीखा। दूसरी और सबसे बड़ी मैं जिसको अचीवमेंट मानती हूँ, एक्सेप्टेंस, कि मैंने मम्मी की डेथ को एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद फिर मेरा वही रूटीन हो गया शुरू, कि मैं ध्यान करती थी, लोगों को बताती थी और बच्चों को भी बताती थी, स्कूल्स में जाती थी, फिर वही रूटीन। फिर एक दिन सुबह सुबह मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि पत्री सर से तो मिलना हो गया, मेरा बड़ा मन है कि हम प्रदीप सर से भी मिलें। उनसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा है कि उनके प्रेजेंस में मैं ध्यान करूं। अब मुझे नहीं पता ये सरस्वती ही बैठी रहती है क्या मेरे जवान पे। जब शाम को मैंने ज्वाइन किया ज्ञान भारत, तो ज्ञान भारत पे आया हुआ है कि नीता मैम और प्रदीप सर रिट्रीट करा रहे हैं बेंगलोर में, पिरामिड वैली में। बस मुझे ऐसे लगा कि ये क्या, अरे तो ये सच ही कहा है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव ही होगा। और इतनी जल्दी सुबह मैंने बोला और शाम को हो गया। मैंने फट से हस्बैंड को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बस तू फटाफट बुकिंग करा ले, शायद पहली ही बुकिंग हमारी होगी, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, और अनीता है मेरी फ्रेंड, मंजू है, और हमने फट से बुकिंग करा ली कि हमें तो बस जाना है। अब वहां जो मैं गई हूँ बेंगलोर में, जो मेरी प्राप्ति थी, वहां इतना शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा। वहां रहना, खाना, मेडिटेशन, विजडम, सब कुछ इतना शानदार, सब कुछ। और जो मेरी प्राप्ति, बहुत बड़ी प्राप्ति थी, वो थी कि मैंने मौन की शक्ति को जाना, पावर ऑफ मौन। मैंने कभी भी मौन नहीं किया था, फर्स्ट टाइम वहां किया। जब वहां किया तो पानी के झरने की आवाजें, बर्ड्स की,
और एक बचपन में मैं क्या करती थी कि जब मैं लेटी हुई होती थी और मैं क्लाउड्स में देखती थी, तो मैं अलग अलग टाइप की ना, कभी एनिमल्स, कभी कोई पिक्चर में इमेजिन करती थी, मुझे वही दिखता था। तो वो बचपन मैंने दोबारा से वहां जिया, बेंगलोर में। इतना शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं वेट कर रही हूँ दोबारा कब वो रिट्रीट हो और मैं फिर जाऊं। बहुत मजा आया, बहुत। तो थैंक यू मैम। उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, नीता मैम को भी, प्रदीप सर को भी, पूरी ज्ञान भारत टीम को। तो फिर वहां से मैं आई और फिर मेरा रूटीन हो गया शुरू। फिर वही ध्यान करना, बताना, फिर वही चल रहा था। अब एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी तो मुझे एक एंजल नंबर दिखा, जिसका फिर मैंने जब मीनिंग पूछा तो उसका मीनिंग था कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है, नहीं समझ आया। यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि ठीक है, जब कुछ होगा मेरे सामने आ जाएगा। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कुछ और तो करना है, क्या करना है नहीं पता। अब ऐसे ही कुछ टाइम निकल गया और फिर बस ज्ञान भारत पे रेणु मैम आई, रेणु यादव मैम। उन्होंने सुजोग थेरेपी के बारे में बताया, तो एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि ध्यान के साथ साथ हम लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में भी तो बता सकते हैं। ये तो डबल पावर हो गई, ध्यान भी हमें हील करता है और एक्यूप्रेशर भी। तो मैं ये भी तुम्हें लोगों को बता सकती हूँ। मैंने उनसे पर्सनली बात की और एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी का उनसे मैंने पूरा कोर्स किया। अब मैं ध्यान के साथ साथ लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में भी बताने लग गई। फिर अब मैं वृद्धाश्रम भी जाने लगी, क्योंकि वहां लोगों के पास जो आश्रम में होते हैं या जैसे जो बड़े बुजुर्ग ज्यादा हैं, उनके पास फोन की फैसिलिटी नहीं होती। तो मैं डायरेक्ट फिजिकली जाती थी, उनको बताती थी, और जो बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए जो यूजफुल हैं वो मैं बताने लगी। अनाथ आश्रम भी जाती बच्चों के पास। तो इस तरह से फिर मेरा रूटीन शुरू हो गया। सॉरी। अब मैंने अब मुझे लगा कि फिजिकली मैं कितना लोगों तक पहुंच सकती हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं जा सकते, एक रीच होती है कि हम फिजिकली कितना जाएं। अब उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो गो विद द फ्लो, करते रहो। चलती रही, मैं सिखाने लगी, ध्यान भी करती रही, सब कुछ ऐसे चलता रहा, बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर नहीं पता एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी और मैंने ये सुजोग थेरेपी की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दी। अब लोगों ने वो भी बहुत पसंद की, बहुत प्यार दिया। बस वो यूट्यूब चैनल बनाया और फिर उस पर मैं वीडियो डालने लगी। अब मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह से एक्यूप्रेशर और ध्यान लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये मेरी जर्नी शुरू हो गई। अब एक चीज जो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, ध्यान से जो मुझे मिला, मुझे पता लगा कि जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर होती है वो ध्यान निकाल के आता है। और रियली फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता था कि ये भी क्रिएटिविटी मेरे अंदर है कि चैनल बनाने के बाद मैं कविताएं लिखने लग गई। कैसे लिखने लग गई मुझे भी नहीं पता। कविताएं लिखी, रिकॉर्ड की और डाल दी, लिखी, रिकॉर्ड की और डाल दी। फिर उसके बाद ये ओम शांति में सेशन हुए और ये विमेंस डे पे नागलोई में हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। वहां मैंने विमेंस डे पे भी कविता बोली और बस वो चलने लगा। तो फ्रेंड्स, जो मेरी प्राप्ति रही है इन 3 सालों में, इतनी इतनी प्राप्ति रही है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर, जैसा कि पहले नीता मैम ने भी बोला है, अगर हमारी यात्रा से किसी एक का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हमारी लाइफ सफल है। तो मेरी प्राप्ति एक्सेप्टेंस, लॉ ऑफ कर्मा, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी, ये मेरी प्राप्ति रही है ध्यान से। तो मैम, ये मेरी जर्नी है जो शुरू हुई है और ये चलती ही रहेगी अगले हर जन्म में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा मेरी जर्नी सुनकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मंजू जी इतना प्यारा बोलती हैं। एक और क्रिएटिविटी है कि आप बहुत प्यारा बोलती हैं। थैंक यू मैम। और जो भी क्रिएटिविटी हमारी होती है ना, वो हमारे सोल का एक्सप्रेशन है। हर सोल में है, हर सोल में है क्रिएटिविटी, पर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना।
मेडिटेशन के बाद आपके अंदर से जब आत्मा का जुड़ाव होता है ना, तो वो फेंकता है कि नहीं, एक्सप्रेस करो। बिल्कुल। और जब हम उस क्रिएटिविटी को यूनिवर्स की भलाई के लिए करते हैं, तो हम और ज्यादा अपने हायर सेल्फ से जुड़ते जाते हैं, उसकी और एनर्जी हमारे थ्रू बहती है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा बोलती हैं आप। और आपकी जर्नी सुन के मैं तो सोचती हूँ कि एक नहीं, बहुत लोग इंस्पायर्ड होंगे। क्योंकि आपने जब मुझे कहा था मैं रेकी सुजोग, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आपको इसी में इंटरेस्ट होगा। तो ठीक है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैंने जितना आपका ऑडियो सुना था। पर बहुत अच्छा लगा आपका सुन के कि देखिए, वो बच्चे का दुख और मदर का दुख आपको जगा गया, स्पिरिचुअल अवेकन कर गया। नहीं तो आप भी संसार में ही लिप्त रहती, आपको पता भी नहीं चलता, जीवन आया और जीवन चला गया। तो कई बार हम ऐसे छोटे छोटे जंक्शन ढूंढ लेते हैं कि जहां पे हमको दुख मिलेगा और हम स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए, मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि कुछ ढूंढना है, क्या ढूंढना। जैसे मैं जब ढूंढ रही थी तो मुझे मालूम ही नहीं था मैं क्या ढूंढ रही हूँ, पर मैं ढूंढते रहती थी इधर से उधर। वो निरंकारी बाबा के पास जा रही हूँ, उधर कोई सत्संग लग रहा है, धन सदगुरु का लग रहा है, मतलब हर जगह मैं भागती थी, और क्यों भाग रही हूँ मुझे नहीं मालूम। तो वो प्यास हमारी जगती है और वो दुख हमारे को और ज्यादा तेज करती है उस प्यास को। और रही बात आपके बच्चे की, तो मैंने जितना अभी तक के सुना है, पढ़ा है, देखा है, उसमें मोस्टली यही बताया गया है कि जब हम किसी सोल को नुकसान पहुंचाते हैं या उसका जीवन का कुछ हम पार्ट ले लेते हैं, तो उतना टाइम वो हमारे गर्भ में या हमारे साथ रह के हमको प्यार देके फिर चला जाता है, ताकि वो दुख को हम झेल सके। तो आपके लिए वो सिर्फ उतना ही टाइम था, पर देखिए दूसरी सोल आके आपकी फैमिली को कंप्लीट कर दी। और आप ट्रांसफॉर्म होके देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत लोगों का होता है मेडिटेशन के बाद, पर लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। हमें क्या मतलब है दुनिया से, खाओ पियो मेडिटेशन करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, बस दैट्स ऑल। अपने लिए जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। पर जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं और उसको हम दूसरों की सेवा के लिए लगाते हैं, तो इससे बेहतर एक आत्मा के को गिफ्ट देने से बेहतर और है ही नहीं। क्योंकि हमने अपनी जर्नी को और स्पीड अप दे दी ना, अपनी ग्रोथ को, अपने इवोल्यूशन को। अभी तक के जितना हम धीरे धीरे चल रहे थे, एक जन्म में हमने सेवा की, हमारी ग्रोथ और तेज हो गई। अब अगला जन्म तो हमको सेवा के लिए लाएगा ही। जैसे आपने कहा ना कि अब ये कभी नहीं खत्म होगा, ये होगा ही नहीं जब तक के आप मार्ग से भटक न जाए। मतलब पदभ्रष्ट भी हो जाते हैं, देखिए, है ना, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो खींचती हैं संसार की चीजें। तो अगर आप अपना फोकस सिर्फ सेवा पे रखें, और वो भी सेल्फलेस, कि नहीं मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, हाँ प्यार मिल रहा है, प्यार मुझे चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से प्यार चाहते हैं। तो आप खुद भी महसूस करती होंगी मंजू जी, कितना अनकंडीशनल लव मिलता है इस सर्विस से। मैम, मेरी लाइफ में एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसको मैं पसंद ना करूं। मुझे सब अच्छे लगते हैं, कोई भी मुझे ऐसा है ही नहीं कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कोई सिंगल पर्सन भी मेरी लाइफ में। और अंदर एक रस है, एक आनंद की अनुभूति है। जैसे हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम खाते हैं तो रस आता है, तो मेडिटेशन में एक रस है, एक आनंद है, वो चीज मुझे मिली है। तो कहते हैं ना, देखिए दिल तो सबके पास रहता है, सबके पास हार्ट है, पर वो हार्ट तब खुलता है, ओपन तब होता है जब आप मेडिटेशन करके एक सर्विस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं आपका हार्ट एक्सपैंड होते जाता है, फिजिकली नहीं बाबा, स्पिरिचुअली। हमारा स्पिरिचुअल हार्ट अपने फिजिकल हार्ट से बहुत डिफरेंट है, वो बढ़ते जाता है। तो आपका कंपैशन लव ज्यादा होएगा। पहले सिर्फ हो सकता है सिर्फ ह्यूमन पे जाए, फिर धीरे धीरे आपको एनिमल्स भी अच्छे लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपको प्लांट्स भी अच्छे लगेंगे, फिर आपको मिनरल्स भी अच्छे लगेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ हार्ट चक्रा बोलो, हार्ट बोलो, स्पिरिचुअल हार्ट, वो होता है। तो बहुत अच्छा लगा मंजू जी आपकी जर्नी सुन के, मैं बहुत बहुत खुश हो गई। और मैं चाहती हूँ फ्रेंड कि अगर आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है,
तो पत्री सर कुछ नहीं मांगते थे, वो सिर्फ बोलते थे कि मेडिटेशन टीच करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोग मेरे से इतना ज्ञान ले लिए तो चलो भाई इधर दान कर दो, इधर ट्रस्ट में डाल दो, कभी नहीं बोले। सिर्फ मेडिटेशन सिखा, ताकि जो कहते हैं ना अज्ञानता दुख की जड़ है। तो लोगों का अब जब तक के मंजू के पास अज्ञान था, अपनी मदर की डेथ, अपनी रियलिटी को नहीं महसूस कर पा रही थी। पर जब हमको मेडिटेशन और ज्ञान आ जाता है तो हम मृत्यु तो क्या, हर चैलेंज को भी हम धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। जब मंजू जी अपनी मदर का बता रही थी, मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तो कम से कम 27 डेज मैं डेली रोती थी। और इत्तेफाक था कि मेरी 11th मैरिज एनिवर्सरी के दिन उनकी हुई थी डेथ। तो 1-2 साल तक के तो मैंने अपनी एनिवर्सरी ही नहीं सेलिब्रेट की थी, क्योंकि वो दर्द आता था मुझे कि आज के दिन मम्मी मेरे को छोड़ के चली गई। अगर उस समय ये ज्ञान होता मेरे पास मंजू जी, तो वो शायद 27 डेज जो मैं अपने हस्बैंड के आने के पहले रो लेती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाराज होते थे ना कि तुम मत रोया करो, तो उनके आने के पहले जितना रोना रहता था रो लेती थी, फिर अच्छे से थोड़ा सा मुंह पोंछ के बैठ जाती थी। तो वो 27 डेज में नहीं रोती। अब मुझे भी सपने में बहुत आती थी मेरी मदर। तो जो आप रिलेट कर रहे, आप बोल रहे थे ना, तो मैं रिलेट कर रही थी अपनी भी उस अज्ञान वाले जीवन को। पर कहते हैं हर चीज समय पे आती है, तो हमारे लाइफ में मेडिटेशन बिल्कुल फिक्स्ड टाइम पे ही आता है। एक दिन मैंने पत्री सर से कहा था कि पत्री सर, मेरे को आप 47 ईयर्स के बाद मुझे मेडिटेशन मिला और 50 ईयर्स में आप मुझे मिले हो। तो मैं बोले बाबा, इस दुनिया में कभी भी न देर है न अंधेर है। टाइम था तब तक के मैंने अपने कर्मा चुकाए थे, और जब मेरे कर्मा काफी चुक गए तो मेरी लाइफ में मेडिटेशन भी आ गया और मेरे गुरु भी आ गए। तो थैंक यू मंजू जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ ग्रेटिट्यूड या कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी आप हेलो हैं तो हाँ। हेलो मंजू जी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आप थैंक यू सो मच। और आपका मैम बोले ना, आपका वॉइस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया आपने ब्यूटिफुली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? यस शोभा जी। आत्मवंदन मंजू जी, आत्मवंदन नीता जी। आपकी जर्नी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारी, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप दिन में कितने देर मेडिटेशन करती हैं? मैं 2 टाइम करती हूँ, एक सुबह 1 घंटा और रात को सोने से पहले 1 घंटा, 2 टाइम। अभी जो हमारे साथ जुड़ती है वो काउंट नहीं हो रहा? वो तो मेरे लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। डेली मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ नीता मैम को, रेनू मैम को। नीता मैम से मेरे को ध्यान मिला है, रेनू मैम से मेरे को एक्यूप्रेशर मिला है। डेली मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ उनको। जी बिल्कुल। तो आप जो 2 टाइम जो सुबह और शाम अकेले करती हैं या वो भी ग्रुप में करती? नहीं, मेरी मदर करती है, वो तो 3:30 बजे उठ जाती हैं और 5 बजे तक करती हैं। तो आपको है ना मेडिटेशन करने में मतलब ज्यादा एनर्जी किस समय फील होती है? ग्रुप में होती है कि आपको अकेले में ज्यादा होती है? नहीं, मुझे जब मैं ग्रुप में होती हूँ तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रूटीन में जो मैं अकेले करती हूँ वो मेरा बड़ा ही एफर्टलेसली होता है और उसमें रस आता है। और इसमें जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो एनर्जी फील होती है। जी नहीं, जैसे आपने आनंद की बात कही ना, ये आनंद जो है वो महसूस करने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। वो तो आता है एक, बिल्कुल। ये प्यास है वो, हाँ, जिसको बुझाना ही नहीं है, बढ़ती जाएगी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन है ना, आनंद की अनुभूति जो है वो उसका कोई शब्द ही नहीं उसके लिए। तो जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। जो बेंगलोर में जो रिट्रीट हुई थी वो तो मैं ऐसे, जब भी मुझे याद आता है ना,
मतलब मैं अंदर से मेरा एक एक अंग ऐसे खिल जाता है और मैं उसी दौर में चली जाती हूँ। फिर मैं अपनी फ्रेंड को फोन करती हूँ और उसके बारे में हम फिर बातें करते हैं कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और जब भी ऐसा कुछ जब अंदर से आएगा ना कि रिट्रीट में जाना है, तो मुझे पता है नीता मैम फिर बता देंगे कि भाई रिट्रीट हो रही है, किस किस को चलना है। है मेरे साथ ये कि जब मुझे अंदर से आता है तो वो चीज हो जाती है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव ही होगा। यूनिवर्स में जरूर देता है ये चीज। मैं इतने अच्छे से मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि ऐसा ही होता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आप अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलो, सिर्फ बोलना ही नहीं है, उस पॉजिटिविटी को आपको फील करना है। अगर नहीं करोगे, सिर्फ बस बोलते रहोगे तो नहीं होगा। उसको सोचो, बोलो, फील करो तो वो ही होगा। और उम्मीद करती हूँ कि नीता मैम बहुत जल्दी ही हमें बताएंगी कि वो कब लेके चले। मैं आपको अभी बता देती हूँ ना, आप प्यार से बोल रही हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मेरे को लगा चलो बताइए तो। वैसे सर डिक्लेयर करने वाले हैं, प्रदीप सर, पर मैं आप लोग को बता दूं कि नवंबर 3rd वीक को फिर से रिट्रीट होगा, पर इस बार पिरामिड वैली में नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मरकबा तमिलनाडु, वहां पर हमारे रिट्रीट होंगे और बहुत शॉर्ट पीरियड का होगा, क्योंकि मैंने ही सर को रिक्वेस्ट की थी कि हर हाउसवाइफ 9 और 10 दिन अपने घर को छोड़ सकती है, तो ओनली 5 to 6 days का ही ये रिट्रीट रहेगा। तो देखिए मंजू जी, मैंने आपको बता दिया। मैंने बोला ना कि यूनिवर्स मुझे देता है, जो मैं सोचती हूँ बोलती हूँ वो देता है। हो गया ना। शाहरुख खान ने भी तो बोला था, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए लग जाती है, और शाहरुख झूठ नहीं बोलता है। निकलवा दिया ना आपके अंदर से। हाँ, जबकि मैं इतने दिन से बता नहीं रही थी। मैंने कहा नहीं सर ही डिक्लेयर करेंगे, मैं क्यों करूं, पर आज आपका प्यार देख के, उस रिट्रीट के लिए देख के मैंने कहा चलो बता देते हैं, आप खुश हो जाएंगे कि मुझे आज। तो फ्रेंड्स, जैसे मालूम चल गया है, बहुत जल्दी डेट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगी। जब सर आएंगे हमारे इधर पे वर्चुअल रिट्रीट पे, तब डेट्स के साथ पूरा डिक्लेयर करेंगे। और आपको YouTube में बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और आपको विशेष दे रहे हैं कि आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत प्यार। जी मैम, थैंक यू। यदि किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस करना है, शेयर करना है, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। अभी हमारे पास 15-20 मिनट है। अगर हैंड रेज करते हैं तो आपके भी हम एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। या नीता मैम अपना अनुपमा जी वृंदावन से शायद जुड़ी हुई है, गोविंद मठ करके लिखा हुआ है अनुपमा जी का। तो मैंने आपको मैसेज भी किया है। हाँ नीता जी, नीता वाले बड़े अच्छे होते हैं। चलो तो जी। हाँ हेलो मैम, नमस्कार सभी को। मेरी भी जर्नी वैसे ही रही है। मैंने कोविड में मेरे डैड को खोया था और सडनली डेथ हुई थी उसकी। तो बस तब से चालू हुई जर्नी। ज्ञान भारत का देखा, ज्ञान भारत का वीडियोस देखे, पीएमसी हिंदी देखा, तो तब से चालू हुआ। तो अभी कंटिन्यूज है। 21 अप्रैल से मैं ज्वाइन हुई थी, अभी 3 साल में। तो इतना अच्छा लगता है आपका सेशन और सब भी ज्ञान की बातें, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस मैं यही। आप क्या महसूस करती हैं पहले वाली जिंदगी और अभी की जिंदगी में? आपके अंदर और बाहर में क्या परिवर्तन आया है? पहले ऐसा ही था। अभी मैं सोच रही हूँ कि बचपन से ऐसा कितनी भी बार हुआ है मेरे साथ कि मैं जो सोचती थी वो हो जाता था। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि शायद किसी जन्मों में अच्छे साधना की होगी शायद। और अभी तो पॉजिटिविटी, जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो एक्सेप्ट करने की जो होती है वो मिल गई है।
सब कुछ अच्छा लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो एक्सेप्टेंस तो इतना आ गया है कि बस पूछो ही मत। बस, और आपसे सीखती रहती हूँ। मैंने पहले कभी रात को ध्यान नहीं करती थी, फिर आपने एक बार बोला कि मैं रात को तो कभी मिस नहीं करती, तो तब से मैंने रात को भी शुरू कर दिया। थोड़ा ही 15-20 मिनट, तो 15-20 मिनट अभी करती हूँ। और जो मैं यूनिवर्स से मांगती हूँ वो उसका आंसर मिलता ही है। ऐसा है, कोई चीज खो गई या कुछ ऐसा हो गया, मेडिटेशन में जाके कुछ ऐसा नहीं रहता कि हमें उसका आंसर नहीं मिलता। इतना अच्छा लगता है। अभी मैं आपको पूछने ही वाली थी कि मैंने अभी एक बुक पढ़ी है, सिद्धार्थ, हरमन हेस ने की थी, और मैं उसका पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि उसका मैं बोलना चाहती हूँ। तो मुझे आप सिखा है कि कैसे नोट्स बनानी है या कुछ आगे बढ़े। आपके पास मेरा नंबर है? हाँ है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा पर्सनल। फिर जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, कल परसों नरसों, तो मैं आपको फोन करके आपको बता दूंगी। ठीक है मैडम। तो देखिए, आप अपने भीतर शांति, हर चीज महसूस करती हैं। जो कहते हैं हम आनंद हो, या लाइफ को देखने का दृष्टिकोण हमारा जो होता है ना, वो बदल गया। तो शायद अभी आप इतनी भावुक हो गई हैं तो आप उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप इमोशनल हो गई हैं। मैं समझ रही हूँ नीता जी, क्योंकि मैं आप ही के नाम की हूँ ना, तो मैं बिल्कुल कनेक्टेड होके समझ रही हूँ। यस सर। कई बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि हम कितना कुछ पा लिए हैं, क्योंकि ये क्या वो नहीं है ना कि सब्जी कच्ची थी अभी सब्जी बन गई है, तो भाई हम बताएं कि देखो कितना ट्रांसफॉर्म हो गई है हमारा बैगन की सब्जी, है ना। हमारा बाहरी रूप वही रहता है, हमारे अंदर जो एल्केमी होती है ना, उससे जो हमारे जीवन को देखने का दृष्टिकोण, चुनौतियों को देखने का दृष्टिकोण, और जो दुख को एक्सेप्ट करने का जो दृष्टिकोण होता है ना, वो बदलता है। हम धीरे 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 विक्टिम कॉन्शियसनेस से क्रिएटिव कॉन्शियसनेस में आते हैं। मैंने भी कभी बीज बोया होगा, जैसे मैंने भी अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सफरिंग सही है, 47 ईयर्स स्ट्रगल किया है। तो वो मेरे कोई ना कोई जन्म के कर्मा थे जिसको मैं धीरे धीरे चुका के मेडिटेशन। ऐसा नहीं है कि मेरे कर्म खत्म हो गए, देखिए हम तो रोज बना रहे हैं, है ना, और पहले तो कोई बात नहीं। अरे अपने पास पूंजी मिल गई है, अपने पास मेडिटेशन है, आत्मज्ञान है, धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन करेंगे ना, इसमें क्या है। ये सही बात है। अरे थोड़े कि हर एक को अंगुली माल के समान पहले ही बर्थ में सबको एक ही में ही मिल जाए। अरे हम भी थे अंगुली माल, पर धीरे धीरे हम बदलेंगे। हमको, हमारे सामने बुद्धा नहीं है, सिर्फ पतली सर है, वो धीरे धीरे हमको चमाट मार मार के सामने लेके जाते जाएंगे। चलो 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 आगे बढ़ो। थैंक यू नीता जी। और मैं आप लोग को, सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि जैसा कि पत्री सर कहते थे कि हर एक ध्यानी को मास्टर बनना है, उनका सिर्फ यही कहना था कि आप मास्टर, आप लोगों को सेवा के माध्यम से ध्यान और आत्मज्ञान दें, क्योंकि आपकी प्यूरिफिकेशन तेज हो जाती है जब आप सेवा में जुड़ते हैं, क्योंकि आप उस सोर्स से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और अपनी गलतियों को भी देखते जाते हैं। तो जिसको भी इतना स्वाध्याय करना हो, सीखना हो, मेरे से आप लोग फोन करके मेरे से आप लोग कर सकते हैं। देखिए अनुपमा जी ने, हाँ मंजू जी। मैं भी राजा राम मोहन रॉय जो सोशल रिफॉर्मर थे उनके बारे में पढ़ रही हूँ, फिर एक दिन मैं वो भी शेयरिंग करना चाहूंगी। राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ये सती प्रथा और विधवा एनलाइटेंड मास्टर्स को करने के लिए करते हैं। अच्छा। देखिए ऐसे तो
समाज सेवा के हजारों हैं, मदर टेरेसा से लेके हम एनलाइटन जो मेडिटेशन या भक्ति मार्ग से जो करता है ना उनको ओके के लिए हम करते हैं। वो अपनी जगह बहुत काम किए, वो ठीक है ना। तो आप कोई दूसरा मास्टर या मंजू जी आप मुझे बात करिएगा, मतलब मेरे से पूछिएगा, फिर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि कौन से मास्टर को। जी प्रणाम अनुपमा जी। शायद चलिए वो शायद बिजी हैं अपने ध्यान के उसमें। तो जिनको भी आप पूछना है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। देखिए कोई भी नोट्स बना के शेयर करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है और कई लोग को मेहनत करना नहीं पसंद है। कई लोग ठीक है ना अपन सुन लेंगे, सुनने में क्या है, सुनने में तो रस है, अरे उसमें भी तो ज्ञान बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। पर टीचिंग इज लर्निंग, जितना आप सिखाते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को कहती हूँ कि मैंने मास्टर्स जर्नी का एक एपिसोड का पूरा सीरीज चालू कराया। अरे भाई जिस बुक को स्वाध्याय का बोलो, मंजू जी ने मुझे कहा था, तो देखिए मेरे को जैसे उन्होंने रिमाइंड कराया मैंने उनको डेट दिया। मैं किसी की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे ही बढ़ाना चाहती हूँ कि लोग बोले और लोग खुले, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा मंडे का मास्टर्स जर्नी वाला है ना, वो जो बेचारा आजकल खाली जा रहा है, सिर्फ आशा जी और इक्के दुक्के लोग ही बोलते रहते हैं तो वैसा नहीं हो। और आपके लिए आशा जी लिख रही हैं आपका आपको सुन के बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को। थैंक यू आशा जी। आशा जी ने लिखा है कि वो भी कोविड के समय अपने हस्बैंड को विदा की थी। तो देखिए कोविड बहुत लोगों के लाइफ में अवेकनिंग और बहुत सी चीजों को लेके आया है। पर ये सोचिए कि अगर आपको ज्ञान नहीं मिलता या ध्यान नहीं मिलता तो ये पीड़ा कितनी असहनीय होती। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि दुख के साथ हमें दुख के निवारण का भी मार्ग बताया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। पता नहीं उनका वो अनम्यूट तो किया था। हाँ फिर वो नहीं करी थी ना, फिर मंजू जी हाँ। एक मिनट देखते हैं। आप अगर बोलिए सुनाई देंगे कि उनको। अनुपमा जी अनम्यूट करिए ना। हो सकता है उन्होंने वॉल्यूम कम करके रखा हो। हाँ वो भी ओम का आवाज आ रहा था फिर भी। हाँ परंतु फिर मेरे को डर लग रहा था ना कि यहाँ की भी आवाज वहां ना जाए ना, क्योंकि वहां पे तो बाकी साधना कर रहे हैं। हम सिर्फ अपना वो नहीं देखे ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने, मैंने और जसी मैम ने सोचा है कि महीने में एक दिन हम इनके साधना के समय हम जुड़ के ओम की चैंटिंग करेंगे और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करेंगे। मैंने आज सारे ग्रुप्स में ऑडियो भेजा है ओम नमः शिवाय का, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखे हैं आप लोगों ने? मैंने अपने एडिटर को झंझोड़ा कि आज सैटरडे है, मुझे ओम नमः शिवाय का ऑडियो बना के दो कंप्रेस करके। मैम आपने म्यूजिक में लगा, मैं सोचा कुछ सॉन्ग रहेगा बाद में देखूंगी करके। वो इतना प्यारा है और मेरे को बहुत ढूंढने के बाद ये मिला है। तो जैसे किचन में काम कर रहे हैं या आप, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, जिसके घर में बीमार रहते हैं लोग या नहीं भी हैं, आप अपने काम भी कर रहे हैं, जैसे किचन में ही काम कर रहे हैं, तो आप इस म्यूजिक को किसी सेफ जगह सेट कर दीजिए। अपने म्यूजिक ग्रुप में तो है ही, बस उसको एक हल्के वॉल्यूम पे चालू कर दीजिए। चाहे आप नहीं बोलेंगे ओम नमः शिवाय, पर उसकी जो चैंटिंग है ना, वो आपके एनवायरमेंट को क्लेंजिंग करेगा। हमारे पूरे समय आसपास पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं, सिर्फ हमारी वाइब्रेशन डाउन हुई, नेगेटिव थॉट आया, रेज हुई, पॉजिटिव थॉट आया।
तो ये जो म्यूजिक चलती है ना हमारे आसपास, वो हमारा एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, किससे? नेगेटिव थॉट्स के लिए। इसीलिए बहुत लोग मानते हैं कि जो बीमार होते हैं उनके कमरे में नॉन स्टॉप 24 आवर्स हल्के धुन में ऐसे मंत्रों की चैंटिंग की जाए, ताकि वो जो बीमार है उसके पास नेगेटिव थॉट्स कम आए अपनी बीमारी के, या ऐसे 24 आवर्स हल्के धुन में ऐसे मंत्रों की चैंटिंग की जाए, ताकि वो जो बीमार है उसके पास नेगेटिव थॉट्स कम आए अपनी बीमारी के, या अपनी लाइफ के, या किसी के भी। आप गायत्री जी अपना नंबर लिख दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बीमार लोगों के लिए तो है ही है अमृत, एक हल्की सी म्यूजिक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। पर जब हम किचन में भी जाते हैं और खाना बनाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करूं, फोन तो खैर उठाती ही नहीं हूं मैं, पर अपनी मेड से भी या दूसरे से भी मैं किसी से बात नहीं करना पसंद करती हूँ। पर फिर भी नहीं भी बात करो तभी भी कुछ नेगेटिव थॉट या कोई चीज याद आ जाती है। मैम अभी अनम्यूट किया। आप इस म्यूजिक को जरूर चलाइए, और बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको चैंटिंग नहीं पसंद है तो आप फ्लूट म्यूजिक भी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी आप चलाकर इसको इफेक्टिव बना सकती हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। मैं नंबर ले रही हूँ, आपको जोड़ दूंगी गायत्री जी। अभी बात की थी अनुपमा जी, वो देख रही थी अभी। अनुपमा जी उन्होंने अनम्यूट किया था। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू माला जी। चलिए शायद नहीं, वो शायद हाँ अभी देख रहे हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वो आवाज करेंगी तभी सुनाई देगा। प्रणाम अनुपमा जी। या तो उन्होंने वॉल्यूम स्लो किया है क्या? हाँ ठीक, तो लीव करना चाह रही थी हम लोग को देख के। चलिए फ्रेंड्स, कम से कम प्यारी सी अनुपमा जी को हमने देख लिए, जो इतना सेवा कर रही हैं। जो सेवा इतना करती हैं वो अपने आप में अद्भुत आत्माएं होती हैं। तो कल मिलते हैं इंटेंस मेडिटेशन के लिए, और परसों रामकृष्ण जी की जर्नी हमारी प्यारी सी आशा माले जी प्रस्तुत करेंगी। विवेकानंद के बारे में मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ, और विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण, जिनकी जर्नी ही अपने आप में भक्ति है, इतना प्यारा उनकी जर्नी है, इतने मिरेकुलस, इतने अद्भुत भक्त हुए हैं हमारे भारत में। तो उनकी जर्नी आप जरूर सुनिएगा मंडे को, और उस दिन अमावस्या है, तो मंडे के दिन हम रात को मेडिटेशन भी करेंगे 10 से 11, और ट्यूसडे नवरात्रि के समय से हमारी वर्चुअल सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन वर्चुअल रिट्रीट होगी, जिसको कंडक्ट करेंगे हमारे प्रदीप सर, जो हम सबके बहुत प्यारे मेंटर हैं। तो कल मिलते हैं इंटेंस मेडिटेशन के लिए। तब तक थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और मंजू दी थैंक यू। आज बहुत अच्छा लगा तो सुनते। लव यू।